नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। एक लड़की की कहानी। उसके चाहने वाले दो दो लड़के, लेकिन एक लड़का तो जिंदा था, सही सलामत था। लेकिन एक जो उसका चाहने वाला था वो मरा हुआ था। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मरा हुआ लड़का, मरा हुआ इंसान लड़की का प्रेमी कैसे बन सकता है? नहीं नहीं, ये असंभव सी बात है। हम नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता हूँ। मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ, लेकिन ऐसा रवि के साथ में हुआ था। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उत्तराखंड के रहने वाले रवि जी। ये घटना उनके साथ में घटी थी उत्तराखंड में। एक वो ढाबा कैंटीन में काम करते थे, तब उनके साथ में ये घटना का शुरुआत हुआ था साल 2009 में। तो चलें आज की कहानी की सफर पर। दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं उत्तराखंड में एक कैंटीन में, एक ढाबा में काम करता था। मेरा जो काम था फैक्ट्रियों में चाय पहुंचाने का, चाय समोसा और ये सब स्नैक्स वगैरह। लंच टाइम में, अब चाय का वक्त 10 बजे के आसपास, मतलब दिन के टाइम में ही मेरी ड्यूटी हुआ करती थी। 3 टाइम मैं फैक्ट्रियों में चाय पहुंचाया करता था। एक तो सुबह के टाइम में, उस टाइम में, और एक दोपहर के टाइम में लंच के बाद, और एक 5 बजे के आसपास में। यही मेरी ड्यूटी थी। ये 2-3 फैक्ट्रियों में मैं चाय लेके जाता था। और इसके बाद मेरी जो ड्यूटी थी, मेरी जो कैंटीन था उसमें लग जाती थी। सुबह वो खुलती थी 7 बजे और देर रात तक, कभी 10 बजे, कभी 10:30 बजे और कभी कभी 11 भी बज जाता था। एक लंबा ड्यूटी हम किया करते थे। मैं अकेले नहीं था, वहाँ पर अलग अलग काम करने वाले और लड़के भी थे। वहाँ खाना भी बनता था, चाय नाश्ता भी बनता था जो हमारा डिपार्टमेंट था, और और कुछ भी शाम के टाइम में स्नैक्स वगैरह, जलेबी वगैरह सब कुछ बनता रहता था। तो काम हमारा ठीक ठाक चल रहा था। खैर, मैं तो नौकरी पेशा इंसान था। और ये जो कैंटीन था, ढाबा था, मेरे एक रिश्तेदार का था। वही मुझे, उत्तर प्रदेश का मैं वैसे रहने वाला, और मुझे वो लेके आए थे कि चल रवि, तू गांव में निठल्ला घूमता रहता है, चल मेरे ढाबे में काम करना, पैसा कमाना, और तेरी शादी जब पैसा कमा लेगा और मैं तेरी शादी करवा दूंगा। क्योंकि गांव में मेरी शादी कोई कर ही नहीं रहा था। मेरे जो माता पिता थे वो तो कभी का गुजर गए थे, और हमारे जो 3 भाई थे, अब उनकी दुनिया अपनी बस चुकी थी, और मुझे कौन पूछने वाला था। वही मेरे दूर के रिश्तेदार थे जो मुझे शहर लेके गए थे, अपने कैंटीन में काम दिए थे, और कहने लगे तू पैसा कमा, मेहनत कर, इकट्ठा कर, और जब वक्त आएगा तब मेरी शादी, मैं खुद तेरा शादी करा दूंगा। मैं तो बड़ा खुश था, मुझे और क्या चाहिए था। खाना पीना, कपड़ा लत्ता सब मुझे मिलता ही था मुफ्त में, और जो भी मुझे सैलरी मिलती थी सब पैसा मैं जमा करता था। मैं रात दिन सपना देखा करता था कि हाँ, मेरी होने वाली पत्नी कैसी होगी। मैं फैक्ट्री में जाता था चाय देने के लिए। वहाँ पर लड़कियों का डिपार्टमेंट भी था, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ काम करती थी। कई लड़कियाँ मैं देखता था, अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करता था कि काश ऐसी ही मेरी कोई पत्नी होती, इतनी सुंदर होती। लेकिन ऐसा मेरा भाग्य कहाँ था। खैर, भाग को बदलते कभी देर नहीं लगती है। इंसान अपना कर्तव्य करता जाए सच्चे मन से, भाग खुद बदल के सामने आ जाता है। वैसा ही कुछ कहानी मेरे साथ में घटी थी। एक फैक्ट्री में मैं चाय देने के लिए जाता था। चाय तो कंपनी की तरफ से अब दिया जाता था वर्करों को, लेकिन जो समोसा और कुछ आइटम होता था उसके लिए जो भी चाय लेता था, अगर समोसा मांगता तो उसको पैसा पेड करना पड़ता था। ऐसे ही एक लड़की से मेरी मुलाकात हो जाती है पैकेजिंग डिपार्टमेंट में। वो शायद सुबह में नाश्ता वास्ता करके नहीं आती थी, भूखी आती थी। जब मुझे देखती थी तो खुश हो जाती थी और कहती थी, रवि चाय के साथ मुझे समोसा भी दे देना, मुझे भूख लगी हुई है। कई बार वो पैसे मुझे दे देती थी और कई बार मना कर देती थी कि रवि, मेरे पास में पैसे नहीं है, जब मेरी तनख्वाह मिलेगी ना मैं तुम्हें सारा पैसा चुका दूंगी। बहुत ही खूबसूरत थी, सीधी सादी स्वभाव की थी, और देखने में मुझे अच्छी भी लगती थी। एक तरह से मेरा दिल उस पर आ गया था।
लेकिन मैं थोड़ा शर्मिला स्वभाव का था, तो मैं अपनी दिल की बात उससे कह नहीं पाता था। लेकिन मुझे लगता था कि वो मुझे भी चाहती है। मैं तो अब बिना पूछे उसे अब चाय समोसा दे देता था। पैसा भी उससे मांगने की कभी जरूरत नहीं करता था। और इस तरह करीब करीब 1 महीने के बाद में जब मेरे कैंटीन में आती है, जब उसकी सैलरी मिलती है, तब मुझे इशारे से बुलाती है कि रवि सुनो इधर। मैं जाता हूँ उसके पास में। तब कहती है अब तुम पैसा बता दो, तुमने कितना मुझे अब खिलाया पिलाया उसका हिसाब मैं तुम्हें चुका दूँ। तब मैं उसको बोलता हूँ कि देखो ये तुम्हें जो मैं नाश्ता पानी कराया हूँ, मैं पैसा नहीं लेना चाहता। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैं भी गरीब परिवार से हूँ और शायद तुम भी मेरी तरह ही हो। चलो बराबर हो गया हिसाब, हम दोनों थे कि जैसे ही हैं। चलो अब तुम्हारा काम निकल गया, अब मेरा तो कोई विशेष खर्चा है ही नहीं, ना तो मेरा कोई परिवार में अब पैसा भेजना होता है। जो कुछ है मेरा सब कुछ मुझे यहीं मिल जाता है, खाना पीना कपड़ा लत्ता, तो और मुझे क्या चाहिए। बस एक ही काम के लिए यहाँ पर मैं नौकरी करता हूँ। मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे बोलते हैं कि जब तू ढेर सारा पैसा जमा कर लेगा तब मेरी अच्छी लड़की से वो शादी करा देंगे। और इसीलिए मैं इस जगह पर टिका हुआ हूँ कि कोई लड़की मेरी शादी मेरे साथ में शादी कर ले। अब मेरे रिश्तेदार का कहना है, जब मैं ये बात उस लड़की को बोलता हूँ ना, तो लड़की शर्मा करके और अपना चेहरा नीचे कर लेती है। कहती है क्या मतलब है, क्या तुम शादी के लिए इतनी दूर गांव से आए हो इस जगह पर नौकरी करने, वो भी इतनी लंबी ड्यूटी करते हो। मैं कहने लगा तो मैं क्या करूं, गांव में मेरा कोई अपना कहने का तो बहुत कुछ है, बहुत लोग हैं, लेकिन मेरी कोई परवाह ही नहीं करता। मैं तो बस ऐसे ही दिन भर गांव में घूमता रहता था। ये रिश्तेदार हमारे गांव में किसी काम से आए और तब मुझे ये लेके यहाँ पर आए। चलो अच्छा हुआ इसी बहाने आपसे तो मुलाकात हुई। अब उस दिन के बाद से हमारी उसकी दोस्ती बढ़ने लगी थी। जैसे मैं उसको पसंद करने लगा था, वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। मैं और वो कभी कभी अपनी दिल की बात कहने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी। फैक्ट्री का माहौल ऐसा ही होता है, हम खुल कर के बात कर ही नहीं पाते थे। मैं अपने दिल की बात उसको सुनाना चाहता था, लेकिन वहाँ तो टाइम मिलता ही नहीं था। अब मैं चाय अगर दे के आता और फिर अपने कैंटीन में काम करना होता। मुझे भी फुर्सत नहीं मिलती थी। जब उसकी छुट्टी होती थी तो कई बार वो इशारे से मुझे बुलाती थी कि चलो बस स्टैंड पर। उसका इशारा मैं समझ जाता था, लेकिन उस टाइम मेरे जिम्मे बहुत सारा काम होता था। मैं देखता जरूर था, मुस्कुराता था, इशारा कर देता कि मेरे पास में अभी वक्त नहीं है। फिर कभी इस तरह करते करते करीब 3 महीना बीत गया था। लेकिन ये भी मेरी बात जो है ना, अभी तक मेरे कैंटीन ढाबा में कोई भी नहीं जानता था। ना लड़की के बारे में उस फैक्ट्री में उसकी सखी सहेली, कोई भी ये बात को जानती नहीं थी कि हम दोनों आपस में प्रेम करने लगे, मोहब्बत करने लगे। मतलब हमारी बात जो थी ना, कोई जानता ही नहीं था, बस हम दोनों ही जानते थे। जब हमें कुछ क्षण के लिए मौका मिलता था ना, तो हम इतनी देर में ही अपने दिल की बात एक दूसरे को कहने की कोशिश करते थे। लेकिन वैसा ज़्यादा टाइम मुझे मिल ही नहीं पाता था, ना उसको मिल पाता था। हम लोग मिलने के लिए बड़ा बेचैन थे। जब उसको टाइम होता तो मेरे पास टाइम नहीं होता, और जब मेरे पास होता टाइम तो उसके पास में नहीं होता। ऐसा समय हमारा दोनों का चल रहा था कि हम चाह करके भी कभी मिल नहीं पाते थे। लेकिन 3 महीने के बाद जब बरसात का मौसम आ गया था, रिमझिम सुबह से बरसात हो रही थी। और जब बरसात होती है ना, चाय का डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, चाय और पकोड़े का। अब जो मेरे रिश्तेदार मालिक थे, वो सुबह ही जब बारिश का शुरुआत हुआ था, और तब कहने लगे रवि देखना आज चाय का डिमांड बहुत ज़्यादा आएगी, तुम चाय का पूरा इंतज़ाम करके रखो। ऐसा ना हो कि डिमांड आए और तुम कह दो कि जी अभी दूध नहीं है, तो चीनी नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, पूरा सामान अपना इकट्ठा कर लो। मैं पूरी तैयारी में लग गया था। मैं भी अब थोड़ा परेशान जरूर था कि चलो आज काम ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो कभी कभी होता है। मैं पूरी तैयारी में था। मेरी निगाहें तो सुबह से उस लड़की को तलाश कर रही थी। बरसात हो रहा था, मुझे लग रहा था कि आज शायद लड़की नहीं आ पाएगी।
लेकिन जब वक्त होता है फैक्ट्री का, बाकी लड़कियां तो अपना कोई ना कोई जुगाड़, छतरी वगैरह जो सब कुछ लेके आती हैं, लेकिन वही इकलौती लड़की थी जिसके पास में कोई छतरी नहीं थी। सलवार समीज पहन रखी थी, अपनी चुन्नी से सर अपना ढक करके अब भागते हुए, रास्ता हमारा वही ढाबा था जहाँ से आने जाने का सब कुछ था फैक्ट्री में, मेरे दुकान के सामने से निकलती हुई मुझे देखते हुए। जब मैं उसको भीगते हुए देखता हूँ ना तो बहुत दया आती है। मैं समझ गया कि शायद इसके पास में छतरी नहीं है और तभी तो ये भीगती हुई आ रही है। मेरा दिल एकदम दुखी हो चुका था, कैसे मैं इसकी मदद करूं। मेरे पास तो यहाँ छतरी था, मैं कैसे उसको दूं, समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार जब चाय का वक्त होता है तो मैं 2 छतरी लेके जाता हूँ, नज़र बचा करके, कोई देख न ले, पूरा इंतज़ाम से। और जब मैं फैक्ट्री में पहुँचता हूँ और तब सबको चाय देता हूँ, और उसके बाद उस लड़की के पास उसके डिपार्टमेंट में पहुँचता हूँ, चाय देता हूँ। मैं देख रहा था कि लड़की शायद भीग गई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं था, चेहरा उसका लाल हो गया था, मतलब सर्दी जुकाम का असर उस पर हो चुका था। मैं चाय देता हूँ, समोसा देता हूँ और कहता हूँ तुम्हारे पास में छतरी नहीं है। और तब वो सर हिलाती है कि नहीं है, धीरे से बोलती है। मैं उसके बगल में अपना लाया हुआ छतरी रख देता हूँ और कहता हूँ ये छतरी तुम लेके जाना, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल लेके आया हूँ। अब बिना कुछ वो आवाज़ किए हुए, बिना शोर किए हुए मैं उस जगह से आगे निकल जाता हूँ। अब इसके बाद दिन भर बरसात होती रही थी। जब शाम को मैं 2-3 बार तो ऐसे चाय मैं देने के लिए जाता था, आज जब मैं देखा उसको 2-3 बार, तबीयत उसकी सही नहीं थी। मैं बात तो करना चाहता था लेकिन वहाँ भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए मैं बात कर नहीं पाया। मैं उससे बोलना चाहता था कि जा कर के डॉक्टर को दिखा देना, कहीं ज़्यादा तबीयत खराब ना हो जाए, तुम भीग चुकी हो, लेकिन मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला था। खैर, जब बरसात होती है और शाम के टाइम जब छुट्टी होती है तो उस टाइम मैं खाली बैठा हुआ था बरसात की वजह से। फैक्ट्री का काम ख़त्म हो चुका था, अब मेरे पास में समय था। जब वो छुट्टी होती है तो मैं पहली तैयारी कर लिया था कि आज बस स्टैंड पर चलता हूँ, मैं छतरी ले लेता हूँ। लेकिन अचानक जो बारिश है ना, जो तेज़ रफ्तार से पड़ रही थी, मध्यम हो जाती है, धीमी रफ्तार में हो जाती है। लेकिन तब तक मैं भी छतरी लेकर के स्टैंड पर पहुँच गया था। वहाँ पर बस आ रही थी, जा रही थी, कोई ऑटो में, कोई रिक्शा में, जैसे जो जाना चाह रहा था अपनी अपनी सवारी लेकर के जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचना चाहता था कि कहीं बरसात फिर जोर से आ गई तो फिर क्या होगा। वो लड़की काफ़ी पीछे छूट जाती है, सारी सहेलियाँ उसका बस वगैरह पकड़ के निकल जाती है और तब वो धीरे धीरे आती हुई दिखाई देती है। शायद उसका तबीयत सही नहीं था। जब आती है बस स्टैंड पर तो वहाँ पर मंजर बिल्कुल खाली ही था, मतलब जो भी थे सब अपना बस ऑटो रिक्शा लेकर के जा चुके थे। और वैसे भी बरसात का टाइम था, आसमान में बादल था, थोड़ा सा अंधेरा जरूर हो चुका था। पहली बार हम बस स्टैंड पर एकांत में मिलते हैं। मैं उसको बोलता हूँ कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम बरसात में भीग गई थी ना, अगर तुम्हें छतरी नहीं थी तो तुम्हें आने की जरूरत क्या थी। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी, शायद तबीयत खराब थी, शायद उसको बुखार चढ़ गया था। मैं उसका जब हाथ छूता हूँ तो गर्म तवे की तरह मुझे महसूस होता है। मैं कहता हूँ अरे तुम्हें तो तेज बुखार है, तुम कैसे जाओगी, मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आता हूँ। और तब मुझे मना करती है कि कोई देख लेगा तब क्या होगा। मैं कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा कि लड़की की तबीयत खराब है और मैं तो भाई कैंटीन वाला हूँ, मैं चाय वगैरह पिलाता हूँ, मैं संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो। वैसे यहाँ पर तुम्हारा कौन सा परिवार रहता है, पूरा परिवार रहते हो या फिर किसी के साथ में, क्योंकि वो फैक्ट्री एरिया था और वहाँ पर पास में कॉलोनी थी। अधिकांश जो लड़का लड़की थे दूर से आते थे नौकरी करने के लिए, उनका गांव घर तो अलग होता था, लेकिन यहाँ पर रूम लेकर के अब जो लड़कियाँ होती थी, एक कमरे में 4-4 5-5 लड़की रहा करती थी रूम शेयर करके, अब ऐसे लड़के भी रहा करते थे। तब वो कहती है कि नहीं, हमारा परिवार तो गांव में रहता है, मैं तो अपना सहेली के साथ में यहाँ पर रहती हूँ, शेयर करके रूम। मैं कहने लगा कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। मैं ऑटो वाला को रुकवाता हूँ, ऑटो में लड़की को बिठाता हूँ, लेकिन हिचक रही थी,
शायद डर रही थी कि कोई देख लेगा तब क्या होगा। मैं उसको समझाता हूँ कि तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, सब कुछ संभाल लूँगा। और इसके बाद मैं डॉक्टर के पास उसको ले जाता हूँ। डॉक्टर चेकअप करता है, कहता है सर्दी जुकाम का असर है, दवाई वगैरह देता है, अब बता देता है कि ऐसे ऐसे खाना है, आज तुम्हारा तबीयत सुबह तक नॉर्मल हो जाएगा। मैं भी खुश हो गया था। और इसके बाद उस कॉलोनी तक मैं लेके जाता हूँ उसको। कॉलोनी के पास वो मुझे रोक देती है और कहती है रवि आगे मत जाओ, आगे जाओगी तो मेरी बदनामी होगी, लोग बाग मुझसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे, मेरी सहेलियाँ मुझसे ना जाने कैसे कैसे सवाल पूछेगी, अच्छा नहीं लगेगा, तुम चले जाओ। अगर मेरी तबीयत सही रहेगी तो मैं कल सुबह आऊँगी, अगर तबीयत सही नहीं होगी तो मैं फिर नहीं आऊँगी। मेरा दिल उदास हो गया था। आखिरकार मैं लड़की की बदनामी भी नहीं चाहता था और इसके बाद मैं अपने ढाबे पर लौट आता। लेकिन उसके बाद मेरा भी मन नहीं लग रहा था। रह रह उस लड़की के बारे में ख्याल आ रहा था कि कैसी तबीयत होगी, तबीयत ठीक ठाक है कि नहीं है। मन में एक चिंता सा लगा हुआ था। खैर वो रात जाती है, सुबह फिर दिन शुरू हो जाता है, मौसम बिल्कुल सही हो जाता है, बारिश का नामो निशान नहीं था। लड़कियां आती हैं उसके साथ की, लेकिन वही लड़की मुझे नज़र नहीं आती। मैं देखता रह जाता हूँ। जब फैक्ट्री का टाइम शुरू हो जाता है, चाय लेके जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ तो लड़की थी ही नहीं। मैं पूछता भी हूँ ये लड़की कहाँ है, आज आई नहीं क्या? तब उनकी सहेली कहती है कि नहीं, उसकी तबीयत रात से ख़राब हो गई, बुखार चढ़ गया था, दवाई लेके आई थी, लेकिन उस दवाई से कोई ज़्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ। मैं समझ गया था कि मुझे अब करना क्या होगा। तब मैं उनसे तो कोई सवाल नहीं पूछता हूँ, अपना ढाबा पर आता हूँ। अब मेरे पास में कुछ समय था, उस समय का मैं फ़ायदा उठाना चाहता था। इसके बाद मैं अपने ढाबे से साइकिल लेकर के उसकी कॉलोनी की तरह चला जाता हूँ। अब मैं उसको देख लिया था कि किस रूम में जा रही है, किस घर में जा रही है, इतना तो मैं उसी दिन जानकारी ले लिया था, मुझे पता भी था। साइकिल लेके उसके कमरे के पास चला जाता हूँ। अधिकांश कमरे में ताला लगा हुआ था और वहाँ कोई भीड़ भाड़ भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वहाँ पर जो भी लोग रहते थे दिन के टाइम फैक्ट्री में और शाम के टाइम अपने घर में रहा करते थे। शायद एक आध घर में परिवार रहता था, कुछ बच्चे उच्चे के जरूर आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं परवाह नहीं किया। मैं उसके कमरे में जाता हूँ जो अंदर से बंद था। मैं धीरे धीरे कुंडी को खटखटाता हूँ। आखिरकार लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, कौन है बाहर, कौन है बाहर? तब मैं कहता हूँ कि मैं हूँ रवि, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मुझे पता लगा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ देर तो खामोशी रही और फिर दरवाजे पर वो लड़की आ जाती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलती है। कहती है रवि तुम चले जाओ, नहीं तो खाम खाम मेरी बदनामी हो जाएगी। और तब मैं कहता हूँ कि देखो, मैं बदनामी को नहीं मानता हूँ, तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में चलो उसी डॉक्टर के पास में, मैं तुम्हारा फिर चेकअप कराऊँ, दवाई बदल कर डॉक्टर देगा और तुम सही हो जाओगी। मैं इसीलिए आया हूँ, इसमें शर्माने की और डरने की जरूरत नहीं है, और अभी तो यहाँ कोई है भी नहीं। बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोलती है और जैसे दरवाज़ा खोलती है मैं कमरे में दाखिल हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ जो कमरे के हालात था, जैसे मैं अनुमान लगाया था, उस कमरे में 4 लड़की रहा करती थी। चारों का बिस्तर ज़मीन पर ही लगा हुआ था, थोड़ा बहुत कुछ कपड़े वगैरह खूंटी वगैरह पर टंगे हुए थे। मैं देखता हूँ, सब कुछ समझ में आ जाता है। और तब वो लड़की घबराई हुई नज़र आ रही थी, मुझे बार बार कह रही थी रवि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ आकर के सही नहीं किए हो। मैं कहता हूँ उससे कि तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम तैयार हो जाओ और मेरे साथ में चलो, मैं साइकिल लेके आया हूँ, बस मुश्किल से आधा घंटा लगेगा और फिर मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ जाऊँगा। बड़ी मुश्किल से लड़की तैयार होती है। इसके बाद अपनी साइकिल पर बिठा करके उस डॉक्टर के पास जाता हूँ। डॉक्टर फिर चेकअप करता है और दवा वगैरह बदल कर दे देता है। कहता है मैंने दवा बदल दिया है, अब लड़की सही हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है, ये भीगने की वजह से ही हो गया है और कोई बात नहीं है, समस्या का कोई अब चिंता करने की बात नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं उसको लेके आता हूँ, लेकिन एक जगह पर सुनसान था, मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ। मैं अपने दिल की बात उससे बताना चाहता था। तब जैसे मैं साइकिल रोक देता हूँ
और उसको कहता हूँ कि देखो थोड़ी देर हम यहाँ आराम कर लेते हैं, तुम भी परेशान हो गई हो, थक गई हो, और यहाँ एकांत भी है, और देखो कोई आ भी नहीं रहा है, हम थोड़ी देर बैठ के अपने बारे में बात करते हैं, क्या तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा लगेगा? तब वो कुछ नहीं बोल पाई। मतलब उसका इरादा साफ था कि वो मुझसे बात करना चाहती थी। हम दोनों एक पेड़ के पास में ज़मीन पर बैठ जाते हैं। अब मैं बात का शुरुआत करता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, और तुम अकेले यहाँ पर काम करती हो। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। वो पहले तो शर्माई, घबराई, लेकिन मैं धीरे धीरे उससे सब कुछ पूछता चला गया। वो भी जैसे मैं गरीब परिवार का था, वो भी गरीब परिवार की थी। उसके माँ बाप नहीं थे, वो एक तरह से बिना माँ बाप की लड़की थी। उसके चाचा चाची ने पाल कर बड़ा किया था, पढ़ी लिखी अपने दम पर, जैसा भी उसने कहा, और इस लेवल तक पहुंची कि वो फैक्ट्री में आज काम कर रही थी, पैसा कमा रही थी, अपने चाचा चाची को दे रही थी। जैसे मेरे साथ में हो रहा था होटल में, ढाबा में, कि मैं पैसा कमा करके जमा कर रहा था अपनी शादी के लिए, और उसके शादी के लिए भी उनके चाचा चाची उस जो लड़की कमाती थी पैसा, वो जमा करते थे कि जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तब इसी लड़की का शादी कर दिया जाएगा। जैसे मेरे साथ में था, सेम टू सेम, दोनों हम एक जैसे ही थे। अब मैं कहने लगा कि क्या मैं तुझे पसंद हूँ? वो एक बार देखी जरूर, लेकिन फिर अपने नजरें झुका लिया। मतलब इतनी सीधी सादी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं थी। यहाँ और भी लड़की थी, वो मुझसे हंसी मजाक करती थी, लेकिन ये लड़की कभी मुझसे हंसी मजाक नहीं की थी। इसीलिए तो मुझे मेरे दिल को भा गई थी। मैं इसको पसंद करने लगा था। शायद ये भी मुझसे उतना ही प्यार करती थी जितना मैं प्यार करता था, लेकिन अंदर से घबराई रहती थी। इसको डर का चिंता था, लोग लाज का चिंता था, लेकिन मैं इन चीज़ों को मानता ही नहीं था। आखिरकार एकांत में हमारी वो पहली मुलाकात थी, जो हम घंटों बैठ करके उस लड़की से बातचीत किए। मैं अपने बारे में बताया और उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश किया। और इसके बाद हमारी जो दोस्ती थी वो प्रेम में बदल गई थी। जब भी हमारे पास में मौका मिलता था, और हम दोपहर के टाइम जब फैक्ट्री की छुट्टी होती थी, तो कहीं ना कहीं किसी जगह पर, पार्क में, किसी खाली स्थान पर, हम दिन के टाइम में, रात में नहीं, दिन के टाइम में बैठ करके अपनी दिल की बात एक दूसरे से शेयर करते थे। यहाँ तक तो बिल्कुल सही था, लेकिन हम कभी भी उस लड़की के साथ नाजायज़ फ़ायदा उठाने का कोशिश नहीं किया था। मैं चाहता था कि मैं इसी लड़की से शादी करूं, लेकिन ये बात अपने दिल के अंदर में रखा था। अपने जो दूर के रिश्तेदार थे, जो ढाबा के मालिक थे, उनको भी नहीं बताया था। और शायद वो लड़की भी सब कुछ अपने दिल में बात संभाल कर रखी थी, अपनी सखी सहेली किसी को नहीं बताई थी। हमारा जो प्यार था ना, चुपचाप चल रहा था। आखिरकार हमारी प्यार को नज़र लग जाती है। मैं ढाबा का सामान लेने के लिए पास के बाज़ार में शाम के टाइम में जाता था, 8 बजे के आसपास में, और मैं लौटता था करीब 1 घंटे में, मतलब 9 बज जाता था। और उस रात भी ऐसा ही हुआ था। मैं अपने लिए सारा सामान, चाय और दुकान के लिए, और सब कुछ थैले में रख करके, अब मैं अपने साइकिल पर रख करके अपने ढाबा की तरफ निकल चुका था। आधा से अधिक रास्ता मैं पार कर लिया था। बस थोड़ी बहुत रास्ता, मंजिल हमारी नज़दीक थी, ढाबा नज़दीक था। अब मैं मस्ती में अपना गुनगुनाते हुए, उस लड़की का चेहरा याद करते हुए, मुझे तो अब लगता था कि हम जल्द से जल्द उस लड़की को पा लूँगा। इतना उसके नज़दीक पहुँच चुका था। अब मैं उससे बस बताने वाला था कि हम दोनों जल्द से जल्द शादी कर ले, लेकिन इस शादी के विषय पर अभी उस लड़की से कोई बातचीत नहीं हुआ था। मैं थोड़ा झिझक रहा था। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा और टाइम लेना चाहिए उस लड़की को मेरे बारे में समझने में और उसको समझने में। और मैं बस यही सोचता हुआ अब निकल रहा था, लेकिन अचानक से जैसे तेज हवा का झोंका आता है, जबकि आसमान बिल्कुल शांत था, पेड़ पौधे बिल्कुल शांत खड़े हुए थे, ना कोई तूफानी रात थी। अचानक एक हवा का झोंका तेज मेरे साइकिल पर महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे आंधी आ गई हो, तूफान आ गया हो। अब मेरी साइकिल मेरे कंट्रोल में नहीं रहती है। मैं साइकिल लेकर के एक पेड़ के पास औंधे मुंह गिर जाता हूँ। अब फिर मैं जब उठता हूँ ना,
तो वहाँ कोई तूफान था ही नहीं। तूफान की जगह पर एक खूबसूरत सा लड़का मुझे खड़ा दिखाई देता है। सफ़ेद कपड़ों में, घुंघराले बाल थे उसके, चेहरा चमकता हुआ नजर आ रहा था। जब मैं देखता हूँ एक नज़र में, वो लड़का सामान्य सा नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक तरह का चमक दिखाई दे रही थी। मैं उस लड़का को देखने का, अब समझने का कोशिश कर रहा था कि आखिर इसने मुझे साइकिल को धक्का दिया था, इसने मुझे टकरा के गिरा दिया। मैं उस लड़का को देख रहा था और वो लड़का तो मुझे देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं अपना कपड़े झाड़ते हुए उठता हूँ और कहता हूँ, अरे भाई, मुझसे तुम्हारी दुश्मनी क्या है? तुमने मेरे साइकिल को धक्का दिया है, ऐसा तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। देखो मैं गिर गया, देखो मेरा सामान सारा नुकसान हो गया, मैं तो नौकर आदमी हूँ, ये सब चीनी वगैरह गिर गया, चाय पत्ती फट गया, अब इसका भुगतान कौन करेगा? लेकिन उस लड़के पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो मुझे और देख देख करके अब मुस्कान छोड़ रहा था। मैं गुस्से में आ चुका था। उसके पास पहुंचता हूँ और कहता हूँ, भाई तुम हो कौन और तुमने मेरी साइकिल को धक्का क्यों दिया? और तब लड़का मुझे झटक देता है अपने हाथ से और बिल्कुल हल्का सा हाथ लगाता है, तो मैं 2 कदम पीछे हट जाता हूँ। मतलब देखने में शक्तिशाली सा महसूस हो रहा था। मैं तो देखा कि जैसे हमारे ही दिल डॉल का था, लेकिन उसके अंदर में तो ताकत बहुत ज़्यादा थी। वो अपने हथेलियों से मुझे धक्का देता है, पुश करता है, तो मैं 2 कदम पीछे हट जाता हूँ। और तब कहता है, अब उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई थी। और तब कहता है, तुम्हारा नाम रवि है ना? मैं कहता हूँ हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। और तब कहता है, जान जाओगे। जैसे मैं तुम्हें ढूंढ लिया हूँ ना, अब इसलिए तुम्हें इस टाइम झटका दिया हूँ कि तुम संभल जाओ। मैं कहता हूँ, आखिर क्यों भाई, तुमने मुझे क्यों झटका दिया? तुमने मुझे क्यों गिराया? मैंने ऐसा क्या कसूर किया था? और तब कहने लगा, उस लड़की का साथ छोड़ दो, उस लड़की से दूर हट जाओ, उसकी ज़िंदगी से अलग हट जाओ। वो लड़की मेरी है, वो मेरी ही रहेगी, वो तुम्हारी नज़दीक नहीं मैं जाना देना चाहता हूँ। मैं सन्न रह गया था उसकी बात सुन करके। मुझे लगने लगा कि आखिर ये कौन है भाई? हम दोनों तो प्रेम करते हैं, लेकिन मैं अभी भी अनजान बना हुआ था। अब मैं कहता हूँ कि कौन सी लड़की की बात कर रहे हो? कौन सी लड़की को? मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम कौन हो और तुम मुझसे क्यों पंगा ले रहे हो? और तब वो मेरे नज़दीक आता है, मेरे शर्ट का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, रवि, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम इस लड़की के प्यार का चक्कर चला रहे हो ना। वो लड़की तुम्हारे ऊपर दीवाना हुई पड़ी है और तुम भी उसके साथ दीवाना हुए पड़े हुए। तुम उसके साथ घर संसार बसाना चाहते हो ना? हाँ ना? बोलते क्यों नहीं अब? मैं बोलता हूँ, तो तुम कौन हो? तुम्हारी उस लड़की से क्या रिश्ता है? और तब मुझे फिर कॉलर छोड़ देता है और मेरे शर्ट पर अपना हाथ जिसे साफ कर रहा हो और साफ करते हुए कहता है, मैं उसका प्रेमी हूँ। मैं सन्न रह गया था। मैं उस लड़का को कभी देखा भी नहीं था, ना उसके आसपास मंडराते हुए कभी नजर आया था। मैं कहता हूँ, क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? मैं तुम्हें उस लड़की के आसपास भी नहीं देखा हूँ, मैं तुम्हें जानता नहीं और ना लड़की ने तुम्हारे बारे में कुछ भी बताया है। अगर वो तुमसे प्रेम करती तो मेरे साथ वो नज़दीक क्यों आती? तुम भी ज़रा सोचो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो भाई? मुझे छोड़ो, कहीं और जाओ। ये मजाक तुमने आज मेरे साथ में कर दिया, दोबारा मत करना भाई। देखो मेरे कितना नुकसान हो गया। लड़का फिर गुस्से में हो गया था। कहने लगा, नुकसान की परवाह मत करो, इसकी मैं भरपाई चुटकियों में कर दूंगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे बस चिंता ये है कि उस लड़की का तुम पीछा करना छोड़ दो, उसके साथ घूमना फिरना बंद कर दो, उसके साथ एकांत में बातें करना ख़त्म करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी प्रेमिका के साथ कोई उसके साथ नज़दीक पहुँचे। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं काफ़ी दिन तक मैं झेलता रहा, देखता रहा। मुझे लगने लगा कि अब हद से ज़्यादा हो गया है और तब मैं तुम्हें धमकाने के लिए आया हूँ, समझाने के लिए आया हूँ। या तो तुम इसे धमकी समझ लो या मेरी सलाह समझ लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे ना, तो तुम नुकसान उठा जाओगे। इसके बाद मत कहना कि मैंने तुम्हें समझाया नहीं, तुम्हें बताया नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी। और उसके बाद जिधर से आया था उधर वो जाता हुआ दिख रहा है।
देखते ही देखते वो मेरी नज़रों से गायब हो चुका था। मैं तो सहम गया था देख करके, ये कौन है लड़का भाई? मेरी प्रेमिका से इसका क्या संबंध है? अगर कोई संबंध होता तो लड़की मुझसे साफ बताती। वो दिल की साफ सुथरी लड़की थी, वो कोई भी बात नहीं छिपाती थी, अपने घर के बारे में सब कुछ मुझे बता रखा था। अगर उसके साथ में कोई ऐसा समस्या होता, कोई प्रेमी होता तो ज़रूर बताती। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब करूं तो क्या करूं? जैसे तैसे अपना सामान, जितना चीनी वगैरह उठाने लायक होता है उठाता हूँ। चाय पत्ती जितना उठा सकता था उठाया, और इसके बाद मैं अपने जो साइकिल था सवार होकर अपने ढाबे पर चल देता हूँ। वहाँ पर मेरे कपड़े लत्ते थोड़ा गंदे भी हो गए थे, तो मेरे पड़ोसी लड़के पूछने लगे कि कहाँ क्या हो गया। और तब मैं बहाना बताता हूँ कि साइकिल से मैं गिर गया था, इसलिए हो गया। बात मैंने संभाल लिया था, लेकिन मैं उस रात सो नहीं पाया था। जब सुबह होती है, लड़की मेरे सामने से गुजरती है, लेकिन उस टाइम मैं उससे बात नहीं कर पाता। मैं जब चाय लेके उसके जगह पर जाता हूँ और कुछ टाइम के लिए मुझे थोड़ा सा एकांत मिलता है, और तब मैं कहता हूँ आज शाम को कहीं ना कहीं तुम मिलना, तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। वो मेरी तरफ मुंह देखती रहती है, इशारा करती है कि नहीं आज नहीं। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, आज मिलना ही होगा, हम लोग उसी जगह पर मिलेंगे, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर आऊँगा। और इसके बाद मैं अलग जगह पर चाय बांटते हुए अपने ढाबे पर आ जाता हूँ। उस दिन मैं बड़ा चिंता में डूबा हुआ था। रात से लेकर के अभी तक मुझे तो भूख ही नहीं लग रही थी। रह रह के उसी लड़के का मुझे ध्यान आता था। आखिर ये लड़का कौन है, मेरा नाम कैसे जानता है? और उसने मेरे साइकिल की इतनी तेज टक्कर दिया था, मुझे तो लगा कि जैसे आंधी तूफान आई हुई हो, लेकिन वो तो मुझे साइकिल से धकेल दिया था और मैं औंधे में जा के गिर चुका था। कितना शक्तिशाली लड़का है, आखिर वो है कौन, मुझे कैसे जानता है, और उस लड़की से कब से चक्कर चल रहा है? मुझे सब कुछ का जानकारी आज लेना था। आखिरकार उसकी छुट्टी होती है। मैं तो इसी ताक में लगा हुआ था, मेरे पास में अब फुर्सत ही था। इसके बाद मैं उसके पीछे चल देता हूँ। वो ऑटो में सवार होती है, लेकिन अपने कॉलोनी की तरह नहीं, दूसरे रास्ते पर। मैं वहीं तो उसको बोला था कि वहीं पे चलना, और मैं भी आ रहा हूँ। और उसके पीछे मैं दूसरे ऑटो पर सवार होकर के फिर मैं चल देता हूँ। वो लड़की उसी जगह पर उतर जाती है और मैं भी उतर जाता हूँ। वो एकांत जगह था जहाँ पर हम कभी कभी मिला करते थे। लड़की मुझे डांटती है, ये क्या रवि, आज क्या हो गया? आज कौन सी तुम्हें जल्दीबाजी हो गई? हाँ, मैं कहता हूँ बैठ जाओ, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं काफ़ी देर तक उसके साथ बैठा रहा, लेकिन मैं कैसे उससे पूछूं? मैं बिल्कुल ऐसा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं बात को कैसे शुरुआत करूं। लड़की बुरा मान जाएगी, मैं तो बिल्कुल थक चुका था। लड़की कह रही थी कि तुमने बुलाया क्यों, बुलाया क्यों? हाँ, तब मैं कहने लगा मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। आखिरकार लड़की उठ के जाने लगी, और तब मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ, बैठो बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं हिम्मत करता हूँ, और तब मैं उससे पूछता हूँ कि सुनो, तुम्हारी किसी लड़के से कोई चक्कर चल रहा है क्या मेरे अलावा? वो लड़की गुस्से से भनभना जाती है और कहती है, रवि तुमने मुझे ऐसा समझ रखा है क्या? मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, इसका मतलब मैं कोई और लड़के से भी प्यार करती हूँ? ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुमने ऐसा सवाल मुझसे पूछा ही क्यों? तुम्हें ऐसा सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? वो तो रोने लगी थी, इसलिए तो मैं चुपचाप शांत बैठा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये मैं बात को कैसे उठाऊं, लेकिन मजबूरी में मुझे सब कुछ पूछना पड़ा था। और तब मैं कहता हूँ, देखो देखो, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम पर रत्ती भर शक नहीं कर रहा हूँ। तुम बैठ जाओ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। और इसके बाद मैं उस लड़के की कहानी बताना शुरू कर देता हूँ जो मेरे साथ में घटना घटी थी। वो मेरे साइकिल को धक्का दिया था और मैं गिर चुका था। मैं उस लड़के के बारे में जानकारी देता हूँ तो मना कर देती है और कहती मैं किसी लड़के को ऐसे जानती नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है कौन है, और तुम्हारा नाम कैसे जानता है मुझे ये भी नहीं पता है, और वो मेरे साथ कभी मुझे दिखा भी नहीं है। मैं उस लड़के को बिल्कुल नहीं जानती हूँ, ये तुम्हारे मन का फितूर है, अपना फितूर को निकाल दो। वो रोने लगी और मैं सहमा सा खड़ा रहा। अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे समझाऊँ? उस लड़के की जो बातचीत हुई थी वही तो मैं उस लड़की को बताया था, और वो लड़की को मानने को तैयार नहीं थी कि उसका कोई प्रेमी भी होगा।
आखिरकार मैं जैसे तैसे उसको मनाता हूँ और फिर उसको स्थान पर मैं पहुँचाता हूँ और फिर मैं अपने ढाबे पर चला जाता हूँ। उस रात भी मैं सो नहीं पाता हूँ। ऐसा 2-3 दिन रात बीत जाता है। मेरा मन उलझा हुआ रहता है। मैं उस लड़की से ज़रूर कैंटीन में वहाँ से चाय लेने जाता हूँ और तब मैं उससे मिलता हूँ, लेकिन बातचीत नहीं हो पाती है। आखिरकार उसका चेहरा भी मैं देखता हूँ तो उदास उदास से रहती है। अब शायद मेरी बात से उसको पीड़ा हुआ है, दुख हुआ है। मैं उसको समझाना चाहता था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और उसके बाद वो लड़का मुझे फिर दिखा भी नहीं था। पूरा 1 हफ्ता हो जाता है और इसके बीच मुझे एक बार उस लड़की से फिर मिलने का टाइम मिल जाता है। मैं अपने स्थान पर लेके जाता हूँ और फिर हम उस लड़की को मना लेते हैं। मेरी बात पर विश्वास करती है। अब मैं कहता हूँ वही लड़की की बात दोहराता हूँ और तब कहती है उस लड़के का नाम मेरे आगे मत लेना। मैं उस लड़के को जानती तक नहीं हूँ। तुम उस लड़के को बार बार मेरे सामने बात क्यों कर रहे हो? मैं किसी से प्रेम नहीं करती तुम्हारे अलावा। और इसके बाद तो मेरा मन साफ हो गया था। अब मेरा मन तो इसी भी पहले से साफ था, लेकिन लड़के ने मेरे दिमाग में एक तरह से वहम भर दिया था। अब मेरा वहम जो था ना निकल चुका था, मन शांत हो चुका था। कुछ देर हम लोग वहाँ पर अपना प्रेम व्यवहार करते रहे और इसके बाद उसको घर तक कॉलोनी के आसपास में छोड़ देता हूँ, अपने ढाबा पर लौटने लगता हूँ। रात करीब 9 बज चुका था। साइकिल थी मेरे पास में और इसके बाद जैसे उस रात को मेरे साथ में घटना हुई थी, अचानक इस बार कोई धक्का नहीं देता है, चलती हुई साइकिल को पकड़ लेता है। मैं पैडल तो मारता हूँ लेकिन साइकिल आगे जा नहीं पाती है। और तब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि आखिर मेरे साइकिल को किसने पकड़ा है, वही लड़का गुस्से से तमतमाया हुआ मुझे नजर आता है। वही सफ़ेद कपड़ा, वैसे ही चेहरा मोहरा, लेकिन आज उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। मैं उसको देखते ही कांप गया था। कहने लगा भाई आप फिर मेरी साइकिल को पकड़ लिए, आज क्या हो गया, आज क्या हो गया? लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस मेरा कॉलर पकड़ता है और मुझे साइकिल से उतार लेता है। साइकिल तो नीचे गिर चुकी थी। अब फिर एक पेड़ के पास ले जाता है, तने पर चिपका देता है और कहता है तुम्हें एक बार समझाया, तुम्हें अकल नहीं आती है क्या? मैं बस देखता रह गया था। सांस तेज तेज चलने लगी थी। मैं उसका ताकत का अनुमान पहले लगा चुका था और आज मेरे सीने पर दबाव दिया हुआ था। वो जैसे मुझे वो दबोच करके मार देना चाहता था। गुस्से में था, उबला हुआ दिखाई दे रहा था। कह रहा था मैं तुम्हें समझाया था ना, उस लड़की के करीब में मत आना, लेकिन तुम मेरी बात को टाल के, तुम्हारे में इतनी हिम्मत। मैं कहता हूँ ये आखिरी चेतावनी है, इसके बाद मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दूंगा। तुम उस लड़की से जितना दूर रहोगे तुम्हारा उसी में ज़्यादा भलाई है, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। मैं जब तुम्हें फिर देख लूँगा उस लड़की के आसपास तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं बहुत खौफ में था, डरा हुआ था। बस मेरी कसूर क्या है? प्रेमिका कहती है कि मैं इस लड़की को जानती नहीं हूँ, तो ये मामला क्या था? जब मुझे मेरा कॉलर छोड़ता है, सीने पर दबाव हटाता है, तब मैं लंबी लंबी सांस लेता हूँ। वो जाने लगता है, तब मैं उसका आवाज़ देता हूँ, भाई सुनो, भाई सुनो। वो रुकता है। अभी भी उसके चेहरे पर मैं गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। क्या है, बोलो जल्दी, क्या बोलना चाहते हो? तब मैं कहता हूँ भाई, मैंने अपनी प्रेमिका से पूछा था, आपके साथ उसका कोई भी चक्कर नहीं है, वो आपसे प्रेम नहीं करती है, वो तो मेरे साथ में प्रेम करती है। तो आप हम दोनों के बीच में क्यों आ रही हो? आपको उस लड़की से क्या रिश्ता है? वो लड़की तो आपको जानती तक नहीं है, पहचानती तक नहीं है, तब उसके पीछे आप क्यों पड़े हुए हो? हम दोनों आपस में प्यार करते हैं, आपको क्या तकलीफ हो रहा है? आप मुझे मारने पर क्यों आमादा हुए हैं? मैं इतना बात बोल करके अब उसका चेहरा देखने लगता हूँ। फिर वो गुस्से में उबलता हुआ दिखाई देता है और कहता है, अरे मैं कह रहा हूँ ना कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ तो करता हूँ। हाँ, वो लड़की मुझे देखी नहीं है, वो कहना उसका बिल्कुल सत्य है। मैं उसके सामने कभी अब मैं गया ही नहीं हूँ। मैं कहने लगा, फिर तुम कैसे प्यार करते हो? जब लड़की को पता भी नहीं है, तुम उसके सामने जाते नहीं हो, अपना प्रेम उसको तुमने बताया नहीं कि मैं उस लड़की से प्रेम करता हूँ, तो ये कौन सा प्रेम करते हो भाई? कहने लगा, मैं तुम्हारी तरह उसके आगे पीछे घूमता नहीं हूँ। जब मुझे मौका मिलता है उसके पास पहुँच जाता हूँ।
मैं उसके शरीर से खेलता हूँ और उसको तो पता भी नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हुआ है। मैं तो जैसे सुनता हूँ ना तो मेरे तो होश उड़ जाते। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? लड़का कहता है, जो तूने सुना ना वो मैंने सही बोला है। जो मैंने बोला वही सत्य है। मैं उसके आगे पीछे घूमता नहीं हूँ। वो लड़की मुझे काफ़ी दिनों से पसंद आ चुकी थी। वो अपने सहेलियों के साथ में रहती है। मुझे सब कुछ पता है। मैं उस रात को जब भी मुझे मौका मिलता है, अब मैं उस लड़की के पास जाता हूँ, उसके साथ रात गुजारता हूँ, अब फिर मैं उस लड़की को छोड़ करके अपने जगह पर आ जाता हूँ। बस यही तो मेरा प्यार है। अगर तुम मेरे प्यार के बीच में पड़ोगे तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। मैं भयभीत हो गया था। क्या मतलब, लड़की के साथ रात गुजार रहा है जब वहाँ पर चार चार लड़कियाँ रहें, एक तो वही लड़की, तीन और उसकी सहेलियाँ, और उसके बीच में ये सब संभव कैसे हो सकता है? मुझे ताज्जुब सा लग रहा था। शायद वो लड़का समझ गया कि मैं उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा हूँ। और तब कहता है, मुझे तूने क्या समझ रखा है? मैं तुम्हारी तरह दिखता जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह हूँ नहीं। अभी भी तुम्हारे पास मौका है। मैं कहता हूँ उस लड़की से जितना दूर हो जाओ उसी में तुम्हारा भलाई है। अगली बार मैं कोई तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँगा। अगली बार तुम्हें जहन्नम का रास्ता दिखा दूंगा। आज तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। लड़का चला जाता है। हाँ, मैं तो एकदम हैरान हुआ पड़ा था। होशो हवास जैसे मेरा गुम हो चुका था। लड़की के साथ इतना सब कुछ रात में हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है कि कोई लड़का उसके बगल में आ लेटता है, उसके साथ प्रेम व्यवहार करता है और उसको मालूम भी नहीं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मैं जैसे तैसे अपने ढाबा पहुंचता हूँ और सारी रात इसी बात को कल्पना करता हूँ, ये कैसे संभव हो सकता है? उसके साथ तीन तीन सहेलियाँ हैं, वो अकेले भी कमरे के अंदर में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अगर ऐसी बात होता तो लड़की मुझे जरूर बताती। उसने सब कुछ मुझसे कुछ छिपाया नहीं है। और ये छोटी सी बात, मैं छोटी सी बात तो बोल रहा हूँ लेकिन बहुत बड़ी बात थी। ये बहुत बड़ी बात थी। उसने मुझसे क्यों छिपाया? कल मैं ज़रूर पूछूंगा, कल मैं ज़रूर पूछूंगा। आखिरकार कल का टाइम आता है। मैं चाय देने के लिए जाता हूँ। थोड़ा बहुत मुझे ज़रूर इंतज़ार करना पड़ता है। जब वो बाथरूम की तरफ जाती है चाय पीकर, मैं उसके साथ दौड़ जाता हूँ, रास्ते में रोकता हूँ और फिर मैं अपनी बात उसके सामने रख देता हूँ। उसी लड़के की बात बताता हूँ और उसने जो मेरे साथ बोला था सब कुछ उसके सामने शेयर कर देता हूँ। लड़की हैरानी से मुझे देखने लगती है। क्या ये बात उस लड़की ने तुम्हें बताया? मैंने बोला, हाँ, उसी लड़के ने मुझे बताया। वो कहता है कि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उस लड़की के साथ सोने के लिए चला जाता हूँ और उसके साथ तीन तीन सहेलियाँ होती है, कोई मुझे देख नहीं पाता है। क्या ये बात सच है? और तब वो लड़की रोने लगती है, रोने लगती है। और तब मैं समझ जाता हूँ कि दाल में कुछ न कुछ तो काला है। मामा, उस टाइम में वहाँ पर मैं रुकना नहीं चाहता था, उसकी बेइज्जती नहीं कराना चाहता। अब मैं कहता हूँ शाम को मुझसे मैं उसी जगह पर मिलना, फिर हम वहीं पर बात करेंगे। तुम रो मत, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता हूँ। हम शाम को मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे। शाम तक जैसे तैसे मैं इंतज़ार करता हूँ, कब शाम आए, कब उसकी छुट्टी हो, कब हम दोनों इकट्ठा बैठेंगे, कब बातचीत करेंगे। आखिरकार शाम भी होती है, लड़की की छुट्टी होती है और फिर मैं उसका पीछा करते हुए उसी जगह पर चला जाता हूँ। वो अकेले में बैठी हुई, अभी भी उसकी आंखों से जैसे आंसू टपकने के लिए तैयार थे। मैं उसके पास बैठ जाता हूँ और कहता हूँ, घबराओ मत, ये माजरा क्या है? मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ। देखो, जैसा उस लड़का ने बताया है, ऐसे इंसान के पास ताकत तो नहीं होता है। इंसान तो ऐसा कर ही नहीं पाएगा। मुझे तो लग रहा है ये कोई हवा है, कोई भूत प्रेत है, कोई प्रेतात्मा है, और तभी तो तुम्हारे साथ में ऐसा कर रहा है। अब तुम बताओ। फिर वो रोने लगती है, कहती है, देखो, मेरे जागने तक तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब मैं सो जाती हूँ ना, तब मुझे ऐसा सपना दिखाई देता है कि जैसे मेरे कमरे में कोई आ गया हो। वो देखने में बहुत सुंदर सा लड़का लगता है। उसके घुंघराले बाल हैं, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए होता है, खुशबू शरीर से उसका फूटता हुआ महसूस होता है। वो मेरे पास में आता है, मेरे बगल में लेट जाता है, मेरे बालों से खेलता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और इसके बाद
मैं उससे दूर होने की कोशिश करती हूँ, उससे बताने की कोशिश करती हूँ कि मैं तो रवि से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। और इसके बाद वो रोने लगती है। मैं समझ गया था कि उसके साथ वो लड़का रात में क्या करता होगा। मैं दहल जाता हूँ उसकी बात सुन करके, और वो पूरी भी बात बता देती है। कहती है, रवि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मुझे तो लगता था ये सब सपने में हो रहा है। मुझे बड़ा दुख होता था, मैं सुबह उठती थी, मैं उस सपना के बारे में सोचती थी। कई बार तो मुझे लगता था कि सचमुच मेरे साथ में ऐसा हुआ है, लेकिन ये बात किसी को बताने जोग नहीं होती थी। मैं अपने सखी सहेली को ये बात बता नहीं पाती थी। मुझे लगता था कि मैं उनसे ये बात बोलूँगी तो वो मेरी मजाक उड़ाएंगे। कहेंगे ऐसा भला कैसे हो सकता है, कमरे का दरवाज़ा बंद है, हम लोग यहाँ पर हैं और हमारी जगह पर कोई अकेला आता है और तुम्हारे साथ सो करके रात बिता करके चला जाता है और हम लोग को पता नहीं। मैं डर जाती थी, मजाक जैसे मेरा उड़ाया जाएगा, इसलिए मैं अपनी सहेलियों से नहीं बताती हूँ। जब मेरी प्रेमिका मुझसे सारी बात बता देती है, अब मैं समझने की कोशिश करता हूँ ये जरूर कोई शैतानी शक्ति है, इंसान तो हो ही नहीं सकता है। मैं गांव का रहने वाला था तो मैं भूत प्रेत के बारे में थोड़ा बहुत जरूर जानता था। अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर मैं इस लड़की का अब कैसे भला करूं। इसके चंगुल से, इस लड़के के चंगुल से मैं लड़की को कैसे आज़ाद कराऊं। ये तो मेरी प्रेमिका थी और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब मैं तो शादी के लिए मन भी बना लिया था और इस लड़की से पूछ लिया था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तब उसने भी हाँ बोल दिया था। अब तो मेरा कर्तव्य था कि मैं उसके चंगुल से जो भी था लड़की को मुक्त कराऊं, लेकिन कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार मैं ढाबा पर बैठा रहा और सोचता रहा, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं चुपचाप नहीं था। जब मेरे काम समाप्त होता है रात को, तब मैं आसपास के मंदिर में जाता हूँ, पुजारियों से बात करता हूँ कि भाई ऐसी ऐसी कहानी है, आप हमारी मदद करोगे। कई तो पुजारी सुनते हैं और जब पूरी कहानी बता देता हूँ तो डर जाते हैं। कहते नहीं भाई, हमारे अंदर में ऐसा पावर शक्ति, मेरे पास में मंत्र नहीं है, आप किसी और से बात करो। ये जो लड़का है ना, ये आम भूत प्रेत नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली। ये तो हो सकता है कि जिन जिन्नात परिवार से हो। मुझे तो डर लगने लगा था। मैं जिन जिन्नात के बारे में विशेष जानता नहीं था, लेकिन इतना जरूर जानता था कि जिन जिन्नात भूत प्रेत से अलग होते हैं, उनकी दुनिया अलग होती है। मैं बहुत भयभीत रहने लगा था। जहाँ भी मैं जाता था पूरी कहानी तो लोग बाग सुनते थे, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता था। मैं बड़ा बेचैन रहने लगा, घबराने लगा। अब मैं सोचने लगा कि अब मैं अपनी प्रेमिका को कैसे मदद करूं। तब एक आइडिया आता है। हमारे गांव के शमशान में एक मरघट वाले बाबा जी कभी कभी आया करते थे और कभी कभी हमारे गांव के आसपास किराना की दुकान थी, वहाँ पर कुछ न कुछ सामान ले जाते थे। कई बार मैं उनसे मिल लिया था, कई बार कुछ ज़्यादा सामान हो जाता था, बूढ़े व्यक्ति थी, तब मैं उनकी मदद करता था। मैं उनसे कई बार सवाल भी पूछता था कि बाबा जी आप कमज़ोर हो, इतने सारे सामान को करोगे क्या। और तब कहते हैं, बेटा तुम समझ नहीं पाओगे, ये जो सामान मैं लिया हूँ ना, अपने लिए नहीं, अपने दोस्त मित्रों के लिए जो शमशान में बैठे हुए हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कब मैं सारा सामान उनके लिए के आऊँ, और रात का इंतज़ार करते हैं जब मैं उनको भोग देता हूँ, और तब वो प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे तो उस टाइम मजाक लग रहा था। मुझे तो लगता था कि बाबा जी मुझे डराने के लिए कोशिश करते हैं, ये मजाक है। लेकिन आज मैं समझ गया था कि कोई भी मदद कर सकता है तो मरघट वाले बाबा जी। मुझे उनके पास में जाना चाहिए, गांव में पहुंचना चाहिए। अगर उस जगह पर मिल जाएंगे तो मेरी तो समस्या समाधान हो जाएगी। आखिरकार मैं अपने रिश्तेदार से बोलता हूँ कि मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए। वो पूछता है बात क्या है, और तब मैं कोई ना कोई बहाना बना देता हूँ कि देखो मुझे गांव की याद आ रही है, अपने दोस्त मित्र याद आ रहे हैं, मुझे जाकर थोड़ा दिन गांव में रहना है। और तब मेरे रिश्तेदार मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, लेकिन आवारागर्दी मत करना, पहले जैसे तुम घुमा करते थे ऐसा काम मत करना, और जल्दी ही लौट के आना। और इसके बाद मैं आज़ाद हो गया था। उस रात मैं लड़की से मिलता हूँ। अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं लड़की से मिलकर कहता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ में चलना पड़ेगा। लड़की डर जाती है, कहती है नहीं ऐसा कैसे होगा। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा ही करना पड़ेगा। मुझे जब तक
मैं आपको लेकर चलूँगा नहीं गांव पर, और जब तक मैं बाबा जी से मिलूँगा नहीं, और तब तक इस समस्या का समाधान होगा नहीं। कल आज तो हम रुक जाते हैं, लेकिन कल की सुबह के बस से हम निकल पड़ेंगे। तुम अपनी फैक्ट्री में बात कर लेना, अपने सहेली से बोल देना, जैसे वो ये बहाना बनाना चाहो। बस 2 दिन की तो बात है, और 2 दिन में हम वहाँ से लौट आएंगे। लड़की बड़ी मुश्किल से राजी होती है। और इसके बाद हम तो पूरा प्लान कर लिए थे कि लड़की को मुझे गांव में ले जाना है, लेकिन अपने गांव में नहीं। मेरा एक बगल का गांव था और वहाँ पर एक मेरे कई मित्र रहते थे। मैं उन्हीं के पास जाना चाहता था, उन्हीं के पास मैं रुकना चाहता था, और वहाँ से मरघट का जो दूरी थी ज़्यादा दूर पर नहीं था। मैं सारा प्रोग्राम बना लिया था। और इसके बाद मैं अपनी प्रेमिका को लेकर के सुबह की बस से अपने गांव की तरफ निकल जाता हूँ। दोपहर में पहुँच जाता हूँ, और उसके बाद अपने बगल वाले गांव में चला जाता हूँ। एक जो गांव का लड़का होता है, जो मेरे मित्र होता है, उसके खेतों में बोरवेल था और वहाँ पर घर भी बना हुआ था। और ज़्यादातर टाइम वो पढ़ाई भी करता था अपने उसी घर में, और खेत वगैरह की रखवाली भी करता था। मैं उसी के बोरवेल वाले रूम में जा कर के ठहरता हूँ, और उस लड़के को मैं पूरी कहानी बता देता हूँ कि मेरी प्रेमिका है और ऐसी ऐसी बात हो चुकी है। वो भी खौफ में पड़ गया था। कहने लगा, भाई वो तो खतरनाक होते हैं। जहाँ तक मैं जिन जिन्नात के बारे में सुना हूँ, वो तो जो एक बार ठान लेते हैं वो आसानी से पीछे नहीं हटते हैं। तुम्हें अब सोच समझ के काम करना चाहिए, कहीं तुम्हें नुकसान ना हो जाए। और तब मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि मरघट वाला बाबा मिल गए ना तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और इसके बाद हम दोनों, माने प्रेमिका प्रेमी, हम मरघट की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि बाबा जी अपनी झोपड़ी में मुझे सोते हुए मिल गए थे। मैं उनको जगाता हूँ, वो नशे में होते थे, हमेशा नशे में रहते थे। बड़ी मुश्किल से उनकी आँख खुलती है। अब मुझे देख करके पहचानने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कौन, क्या काम है। हाँ, तब मैं उनको होश में लाने की कोशिश करता हूँ, बाबा जी उठो, हम इतनी दूर से आए हैं, आप हमें पहचानो। मैं अपना नाम बताता हूँ, बगल का अपना गांव का नाम बताता हूँ, और तब भी वो मुझे नहीं पहचानते। नशे में थे। इंतज़ार तो करना पड़ा था 1 डेढ़ घंटे, और तब जाकर उनका नशा हटा था, और तब मुझे जाने थे। मुझे देख के खुश हो गए थे, और कहने लगे, रवि तू आजकल दिखता नहीं है, कहाँ रहता है। और तब मैं बताता हूँ कि मैं शहर में रहता हूँ और ऐसा ऐसा काम करता हूँ, और ये मेरी प्रेमिका है, और सब कुछ कहानी बता देता हूँ। बाबा जी हम आपका भरोसा लेके आए हैं, आप हमारा काम कर दो, ये उपकार हम पर कर दो। बाबा जी मेरी तरफ देखते हैं, लड़की की तरफ देखते हैं, और कहते हैं कि ठीक है, जब तुम इतनी दूर से आए हो तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन रात होने का इंतज़ार करने दो बेटा, रात होने दो, इसके बाद हम देखते हैं कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। शाम होती है, फिर रात होती है, और फिर बाबा जी अपने काम पर लग जाते हैं। अलाव जलाते हैं, आग जलाते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, लड़की को सामने बिठा देते हैं, और इसके बाद अपना तंत्र मंत्र करते हैं, और इसके बाद सब कुछ आंखें बंद करके जान लेते हैं। और फिर कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन तुम्हारा जो सोचना है ना वो थोड़ा अलग है। वो लड़का एक प्रेतात्मा है, मैं उसको काबू में कर लूँगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो मेरे काबू में आ जाएगा। मैं तो समझा था कोई जिन्नात है, लेकिन बाबा जी बताते हैं वो जिन्नात नहीं है, वो एक प्रेतात्मा है, वो शक्तिशाली प्रेतात्मा है। वो ऐसा सब कुछ कर सकता है जैसे जिन्नात कर सकते हैं। अब इसके बाद मुझे मन को थोड़ा शांति मिली थी। वो लड़की जो डरी हुई थी मेरी प्रेमिका, वो भी थोड़ा राहत का सांस लिया। तब बाबा जी कहने लगे, तुम लोग चिंता मत करो, बस आज रात के 12 बज जाने दो, और इसके बाद उस लड़के को मैं खुद बुलाऊंगा, और जो कुछ होगा तुम्हारे सामने में होगा। बस इतना मोहलत चाहिए, अब तुम लोग जा सकते हो, और रात को आना जब आधी रात हो जाए। इसके बाद हम लोग लौट जाते हैं उसी बोरिंग वाले कमरे में, दोस्त के पास में। दोस्त हमारा खाने पीने का इंतज़ाम करता है, और कहते हैं क्या हुआ दोस्त, मरघट वाले बाबा जी ने क्या बताया। और तब मैं कहता हूँ वो जिन्नात नहीं है, वो कोई शक्तिशाली प्रेतात्मा है जो इस लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। बाबा जी ने आधी रात को बुलाया है, और इसके बाद कहें उस लड़की को हम बुलाएंगे, और जो कुछ होगा तुम्हारे सामने में होगा, तुम लोग चिंता मत करो। रात भी हो चुकी थी। हम तो जैसे देख रहे थे घड़ी के समय, अब देख रहे थे कि कब कितना टाइम हो रहा है।
आखिरकार जब 11 बजता है, लड़का तो हमारा फ्रेंड तो वहीं रुक जाता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे साथ मरघट तक चले। हम प्रेमी प्रेम का फिर मरघट पहुंचते हैं। बाबा जी तो हमारे जैसे इंतजार कर रहे थे, पूरी तैयारी कर रखा था, आग ओग पूजा का स्थान सब कुछ बना रखा था। जैसे हमें देखते हैं खुश हो जाते हैं, अरे आओ आओ, मैं उस लड़के को काफ़ी देर पहले बुला लिया, अब तुम लोग का बस इंतजार था, वो लड़का तो इंतजार कर रहा है, मिलोगे तुम लोग उससे। मेरा तो सांस ऊपर का ऊपर नीचे की नीचे रह गया। और तब मैं कहता हूँ बाबा जी मुझसे मत मिलाओ, हम लोग उससे मिलना नहीं चाहते, बस चाहते हैं कि वो हमारी प्रेमिका के नज़दीक ही ना फटके, बस आप इतना ही कर लो। मैं तो डर गया था और साथ में मेरी प्रेमिका भी डर गई थी। बाबा जी कहने लगे, अरे डरो मत, यहीं पर है, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ ना, अरे भाई इधर आओ। लेकिन हमने बाबा जी के आगे हाथ जोड़ दिया था कि नहीं बाबा जी, हम उसको देखना नहीं चाहेंगे, हमारे अंदर इतना हिम्मत नहीं है। हाँ, मेरी प्रेमिका तो रोने लगी थी और तब बाबा जी हमारी बात को मान गए थे। कहने लगे कि देखो, उस जो प्रेत था ना, उसको वो बता रहे थे कि देखो भाई, ये दोनों बच्चे हमारे हैं, देखो ये बच्ची कितनी डरी हुई है, रो रही है, और तुम्हारे शर्म नाम की चीज़ नहीं है। इस लड़की के साथ में तुम ऐसे ऐसी रात को बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। आज के बाद इनके आसपास भी तुम मत फटकना, नहीं तो तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ में क्या कर सकता हूँ। तुम कहीं भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, और इसके बाद तुम्हारे साथ में जो होगा ना उसको तुम समझ सकते हो। ये मेरी चेतावनी है। अब इसके बाद मैं नहीं चाहता हूँ ये लोग हमारे पास फिर रोते हुए आएँ और फिर वो शिकायत करें कि बाबा जी वो लड़का फिर अब ऐसा ही कर रहा है। ऐसा गलती तो नहीं होगा। हम तो उस तरफ देख नहीं रहे थे जिधर बाबा जी अपना चेहरा करके बात कर रहे थे, हमारी तो अंदर हिम्मत नहीं थी। और तब एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ को मैं पहचान लेता हूँ, ये तो वही लड़का का आवाज़ था। कहता है बाबा जी मुझसे गलती हो गई, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। कान पकड़ता है। बाबा जी कहते हैं फिर जाओ तुम, देखो उसके आसपास उसके क्षेत्र तक मत पहुंचना, जहां पर लड़की का चरण पड़े वहां से दूर रहने में अपना भलाई रखना। आखिरकार बाबा जी कहते हैं देख लिया ना, बस इतनी से काम था, और तुम लोग तो डरे हुए थे, अब जाओ जाओ अपना शादी ब्याह करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, हमारा आशीर्वाद है। इतना ही कहते हैं और बाबा जी हमें आशीर्वाद देते हैं। और फिर हम दोनों बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करके और अपने दोस्त के वहाँ तक, बोरवेल का जो रूम होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। रात भर हम वहीं रहते हैं। और फिर हमने फैसला कर लिया था कि हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। और वही होता है, हम शहर पहुँचते हैं, अपने रिश्तेदार को बताते हैं कि देखिए हमने अपनी लड़की पसंद कर लिया है। रिश्तेदार हमारे खुश हो जाते हैं कि मैं मिलना चाहता हूँ, लड़की से मिलाता हूँ और लड़की उनको भी पसंद आ जाती है। लेकिन उसके बाद वो प्रेतात्मा लड़का मेरी पत्नी के आसपास भी नहीं पटकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी रवि जी की भेजी हुई उत्तराखंड से। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर आप ज़रूर भेजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।